आप लोगों ने लास्ट क्लास में जो है ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पढ़ा होगा। उसमें इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में आप लोगों ने जो है बैकग्राउंड भी पढ़ा था, उसकी एक अलग से बैकग्राउंड की क्लास ही थी। वहां पे आपने क्रिप्स मिशन देखा था, कैबिनेट मिशन देखा था। कैबिनेट मिशन जो है किस तरीके से क्रिप्स मिशन या कैबिनेट मिशन, या आपने उसमें जून प्लान देखा होगा। आपने क्लीमेंट इटली के जो है घोषणा देखी थी। फिर आपने उसमें माउंटबेटन प्लान देखा था, जिसको डिकी बर्ड प्लान भी कहते हैं, मन बाटन प्लान भी कहते हैं, जून प्लान भी कहते हैं। बाल्कनाइजेशन जैसे मैंने वर्ड्स का भी यूज किया था कि भारत को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बंटाने का भी कोशिश की गई थी। लेकिन इस पूरे प्रोसेस में साथ ही साथ जब हम लोग 15 अगस्त, है ना, 15 अगस्त 1947 तक की जर्नी करके आए, तो साथ ही साथ हुआ ये कि हमारे यहाँ जो है संविधान भी बनाने लगा। ठीक है। तो संविधान क्या है, कैसे बना, इन सब चीजों को जानना है। क्या है ये तो हम पूरा इंडियन पॉलिटी की लास्ट क्लास तक समझेंगे। ठीक है। संविधान सभा में या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या डिस्कशन हुआ, वो सब हम लोग हैं पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ने वाले हैं। लेकिन हाँ ये है कि ये प्रोसेस जो है दो 2 साल, लगभग 2 साल 11 मंथ्स, 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज तक चला था। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ, कौन हेड था, क्या कर रहा था, वही सब हम लोग को जानना है। आज हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि संविधान सभा क्या है। ठीक है। संविधान सभा है क्या आखिर। ठीक। तो देखिए, संविधान आप लोगों ने जो है, हम लोगों ने जो ये सीरीज चालू की है, उसका पहला ही वीडियो जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो आप लोग वो वीडियो जाके पहले देखिएगा, तब आपको कॉन्स्टिट्यूशन पता चलेगा। ठीक है। अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है और ग्रुप ऑफ पीपल्स होता है। ये लोग क्या करते हैं कि पहले से कुछ जो चले आ रहे रूल्स हैं उनको रिवाइज भी करते हैं, या कुछ नए रूल्स को रिवाइज करते हैं। डिफरेंट दुनिया भर के जितने भी संविधान हैं उन सबको कंपैरिजन करते हुए संविधान बनाते हैं। इसी को हम लोग संविधान सभा बोलते हैं। आप लोगों को याद आ रहा होगा कि क्रिप्स मिशन ने बोला था कि हम लोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है एक संविधान सभा बनाने की बात को एग्री करते हैं। फिर कैबिनेट मिशन में एक प्रोविजन आया कि किस तरीके से संविधान सभा बनेगी। उसमें जो चर्चा थी ये था कि नियर अबाउट 10 लाख पॉपुलेशन के ऊपर जो है एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर होगा। और ये इलेक्ट कैसे होगा, तो उन्हीं सब चीजों पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है आपका जो है इगैलिटेरियंस, इगैलिटेरियंस का मतलब होता है समतावादी, समतावादी या समानतावादी। वो लोग जो इंसान इंसान के बीच में भेद नहीं करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच में चलते हैं। ना कोई कास्ट है, ना कोई रिलीजन है। जैसे आप मान लीजिए कास्ट को नहीं मानते हैं, रिलीजन को नहीं मानते, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो आप लोग इगैलिटेरियन अप्रोच में। ठीक। तो इगैलिटेरियन अप्रोच के लोगों ने सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जैसे वर्ड का यूज किया था। ठीक। और सर हेनरी मेन ने भी किया था। तो ये एक फैक्चुअल डेटा है। उसके बाद जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अमेरिका ने भी उसमें काम किया है। ठीक है। और फ्रांस ने भी उस पर काम किया है। मान के चलिए नियर अबाउट 1780 में जब अमेरिका आजाद हो जाता है, तो वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है, संविधान सभा पे काम करती है। ठीक है। संविधान सभा जो है संविधान पे काम करती है। और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, जनरल पर्पस में मैं आपको बता दे रहा हूँ, डेटा यहाँ पे मिसिंग हो गया क्या, कि लगभग 3 महीने में ये कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे और वहां पे यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि बहुत जल्दी जल्दबाजी में संविधान बनाया गया था, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ बनाया गया था। और इसमें मेजरली टोटल 7 आर्टिकल्स थे। बहुत डिटेल में ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना। और यही कारण है कि यूएसए में एक सिविल वॉर जैसी सिचुएशन आ जाती है नियर अबाउट 1840 से 1850 के बीच में, है ना। हमारे यहाँ जो संविधान है वो बड़ा है, मैं मानता हूँ बड़ा है, लेकिन उसमें बहुत सी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। सभी चीजों को मतलब मेजरली एक्सप्लेन करने की कोशिश, मतलब 1947 में जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने मेजर मेजर पोर्शन को जो है डिस्कशन करने की कोशिश करी। उसके बावजूद भी आपने कई बार देखा होगा कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि संविधान का एक्सप्लेनेशन करता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सप्लेनेशन करता है। जो आपका 1935 का जो फेडरल कोड का प्रोविजन आया 1935 में, उसमें जो फेडरल कोड 1937 में बना, उसके 3 जुरिडिक्शन थे। ठीक है।
प्राइमरी ज्यूरिडिक्शन या ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, मतलब कोई दो स्टेट्स के बीच में अगर लड़ाई हो रही है तो वो सुनेगा। दूसरा उसका ज्यूरिडिक्शन ये था कि भाई सीधे अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, मतलब हाई कोर्ट के अगेंस्ट आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। प्राइमरी और ओरिजिनल दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई है, सेंट्रल के बीच में लड़ाई है, तो सुप्रीम या फेडरल कोर्ट देखेगा। अपीलेट मतलब आप हाई कोर्ट के अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं या फेडरल कोर्ट में जा सकते हैं, ये भी। और तीसरा उसका ज्यूरिडिक्शन ये था लॉ की व्याख्या करना, एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, ये काम सुप्रीम कोर्ट का था। ठीक, तो आप ये देखिए कि हमारे यहाँ क्या है कि हमारे यहाँ सुप्रीमेसी ऑफ लॉ भी रखा, हमने सुप्रीम कोर्ट को ये अथॉरिटी भी दे रखी है कि संविधान का एक्सप्लेनेशन करेगा। और हमारा संविधान जबकि बहुत बड़ा संविधान है, अगर यूएस के संविधान को हमने देखा तो अभी मैंने आपको बताया कि 3 मंथ्स में ये लगभग बन गया, और 7 आर्टिकल्स थे इसमें। हालांकि 7 आर्टिकल्स अपने आप में काफी बड़े बड़े चैप्टर भर के आर्टिकल थे, हमारे यहाँ की तो देखिए नहीं, 5 5 10 10 20 20 लाइनों के आर्टिकल, बड़े बड़े आर्टिकल। क्योंकि हमारे पास ब्रिटिश लेगेसी है, तो वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर दिखाई देती है। क्या ये चीज क्लियर होगी आपको? ठीक है ना। कनाडा की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कनाडा का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी एक लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको बनाने में, कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 2 साल और 6 महीने लगे। ये सब डेटा है, आप इसको याद मत करिएगा, और आपसे पूछा भी नहीं जाने वाला, लेकिन कंपैरिजन फील होता है कि हाँ एक ये संविधान है, इसमें बहुत बड़ा टाइम लगा। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स है उन्होंने डिफरेंट कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसमें कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन को भी उन्होंने फॉलो किया, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी फॉलो किया। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम लोग बात कर ले, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन भाई साहब बहुत ही लंबा चलता है, नियर अबाउट 9 ईयर और 4 मंथ्स। इतना लंबा समय लगता है ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में। अगर हम अपनी प्रीएम्बल की लैंग्वेज देखते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना, हम भारत के लोग, तो जो जो लैंग्वेज है वहां हमने जो है ऑस्ट्रेलिया से ये लैंग्वेज को ले रखा है। तो दुनिया भर के कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने स्टडी किया। जैसे हम साउथ अफ्रीका की अगर बात करते हैं, साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में नियर अबाउट 1 ईयर लगता है। ठीक है, तो ये है कि अगर आप देखें कि यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन भी सबसे पुराना है, दुनिया का सबसे पहली बार लिखा हुआ संविधान भी यूएसए का है। तो सीधी सी बात है कि जो टेंडेंसी जो पहली बार आ रही है उसमें कुछ तो कमियां होंगी। तो दुनिया भर के आपने स्टेट्स को देखा, कनाडा को देखा, ऑस्ट्रेलिया को देखा, साउथ अफ्रीका को देखा, इन सबने उन टेंडेंसी को समझते हुए अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, और सबके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लंबा टाइम लगा। सिमिलरली हमारे यहाँ भी लगना है। ठीक, तो अगर हम लोग बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1780 के बाद फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो जाती है, फ्रांस में भी जो है संविधान बनता है, 3 से 4 बार संविधान बनता है, उसमें नेपोलियन बोनापार्ट वगैरह हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इंडिया में सबसे पहले संविधान या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारत के, भाई देखिए होम रूल की बात सबसे पहले किसने की थी? तिलक ने की थी, याद आया आपको? और तिलक के ऊपर भी जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की छाप थी। ठीक, तो होम रूल की बात सबसे पहले तिलक कर रहे हैं, तो होम रूल होगा कैसे? होम रूल तब होगा जब हमारे लिए कुछ रूल्स होंगे, जब हमारे बनाए हुए रूल्स होंगे। हम तो तब मानेंगे जब हमारे बनाए हुए रूल्स हो। हम ब्रिटिश के बनाए रूल्स को क्यों इतना माने? तो सबसे पहले स्वराज बिल तिलक ने बनाया था 1895 में, जब कांग्रेस में मॉडरेट्स का वर्चस्व चल रहा था। आप लोग इतने दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, आपको अच्छे से पता है कि 1905 तक आते आते एक्सट्रीमिस्ट या उग्रवादी जो है वो अपने चरम पे आते हैं। ठीक, तो ये फिलॉसफी यहाँ पे इन्होंने दी सबसे पहले स्वराज बिल 1895 में कि किस तरीके के स्वराज होना चाहिए। ठीक है, स्वराज मतलब होम रूल कैसा होना चाहिए। तो वहां पे सबसे पहले तिलक एक ऐसे इंसान थे भारत में सबसे पहले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। तो ये आपके लिए डेटा है। तो मान लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ने पूछा है कि सबसे पहले संविधान सभा या संविधान जैसे विचारों में इनमें से किसने फॉलो किया, सबसे पहले इसमें किसने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया? तो तिलक ने दिया। 1922 आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। गांधी जी जो थे वो रिफॉर्म्स के फेवर में नहीं थे। जो लोग गांधी जी की नीतियों के फेवर में नहीं थे उनको हम लोग क्या बोलते थे? प्रो चेंजर। जो लोग गांधी जी की नीतियों के फेवर में थे उनको क्या बोलते थे? नो चेंजर। गांधी जी ने क्या बोला? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ इंडियंस। भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होना चाहिए, ना कि ये मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के हिसाब से। संविधान के वर्डों का यूज उन्होंने भी पहली बार वहां पे किया। ठीक, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोग चल रहे हैं कि ये कैसे कैसे आइडिया हमारे बढ़ता चला गया, और ये जो है बहुत ज्यादा फेमस होता है। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो गया कि आप देश को चलाने के लिए 1919 का एक्ट लेके आ रहे हैं, उसमें आप जो है डिविजन्स कर रहे हैं, क्या सेंट्रल लिस्ट बना रहे हैं, स्टेट लिस्ट बना रहे हैं। फिर 1995 में आप देखते हैं सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भी बन रही होती है। तो और इसमें जो है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो रही होती है 1919 में। 1935 में जो है स्टेट्स में
टोटली रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात हो जाती है। तो वही गांधी जी बोले कि भाई जो देश को चलाने के जो नियम है उसके लिए उन्होंने संविधान वर्ड का यूज किया। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ इंडियंस। भारतीय संविधान या भारत को चलाने का जो नियम है भारतीयों की इच्छाओं के हिसाब से होना चाहिए, ना कि ब्रिटिश के इच्छाओं। गांधी जी का ओपिनियन आपको अच्छे से 1922 में हम लोग बैकग्राउंड में पहले भी समझ चुके हैं। ठीक, 1924 में पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है, याद करिए 1924 में जो रिफॉर्म्स हुए होते हैं उसमें कांग्रेस स्वराज पार्टी बनती है जिसमें पंडित मोतीलाल नेहरू होते हैं, जिसमें आपके सी आर दास होते हैं, मैंने आपको बताया था, और वो 1919 के रिफॉर्म से पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके बाद जो है एक साइमन कमीशन आता है। साइमन कमीशन का काम ही होता है कि भाई जो है जो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स हैं उनकी कमियों को आइडेंटिफाई करना। तो उसी में इंडियंस जो है हंगामा खड़ा करते हैं कि भाई अगर मान लीजिए साइमन कमीशन बन रहा है तो उसमें कोई भी इंडियंस की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है, तो मर्केंटाइल ने बोला कि भाई अपना खुद का संविधान बना के दिखाओ ना, फालतू की बात करते हो, याद आया आपको। तो उसी समय 1924 में मोतीलाल नेहरू को अगर हम देखते हैं तो उन्होंने क्या बोला, नेहरू प्रेजेंटेड अ डिमांड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, आप जो बना रहे हैं वो भी होना चाहिए और एक संविधान सभा भी होनी चाहिए। हालांकि आई गई बात हुई, बहुत ही ज्यादा इसको सीरियसली ब्रिटिशर्स ने नहीं लिया था। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले इंडिया में तिलक ने, फिर गांधी जी ने, फिर पंडित मोतीलाल नेहरू ने इन वर्ड्स का यूज किया। ठीक, यहां तक सबको क्लियर। और अगर हम लोग बात करते हैं जैसे हम लोग बोलते हैं कि फॉर्मली सबसे पहले ये वर्ड, या जैसे क्या कहते हैं औपचारिक रूप से, ठीक है, ये वर्ड फेमस होता है जब एम एन रॉय जो हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के लीडर हुआ करते थे, उन्होंने इसका अनाउंसमेंट किया और इसको काफी पॉपुलराइज कर दिया किसने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। 1939 के बाद नेहरू जी जो थे वो सीधे सीधे बात करने लगे थे किस बात की, भैया इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी ही चाहिए। और आप अच्छे से याद करिए इस टाइम पीरियड में लगभग 1940 के आसपास, आपको याद आ रहा होगा अगस्त प्लान मैंने आपको बताया था, है ना। अगस्त प्लान में क्या बोला गया था, एक वॉर एडवाइजरी कमेटी होगी, ठीक है। और अगस्त प्लान में ब्रिटिश ने क्या बोला था कि भैया जो है युद्ध के बाद आप लोग जो है अपना एक संविधान बना सकते हैं, करा था आपको। तो चूंकि डिमांड ऐसे उठने लगी है तो उधर से अगस्त प्लान में वो आंसर भी मिल रहा है। तो फॉर्मली जो है सबसे पहले एम एन रॉय ने इसको यूज किया, ठीक है। और इसको सबसे ज्यादा पॉपुलराइज किसने किया, जेएल नेहरू ने इसको पॉपुलराइज किया। ठीक, सुभाष चंद्र बोस इस पे काम नहीं कर रहे थे। सुभाष चंद्र बोस एक अपने अलग तरीके से इंडिया को आजाद कराने की कोशिश कर रहे थे। वो ये भी बोलते थे कि देखिए एक सीधी सी बात है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जो संविधान सभा है, ठीक है, वो देखिए ये कुछ चिकन हैन थ्योरी ऐसा है, पहले अंडा आया कि मुर्गी आई है, ये कुछ ऐसा है। इंडिया के रेफरेंस में तो कुछ ऐसा ही है। देखिए सीधी सी बात है, क्या अगर आप यूएस को देखते हैं तो यूएस ने आजादी पाई और आजादी पाने के बाद संविधान बनाया। भारत की सिचुएशन अलग थी, इंडियन सर्कमस्टांसेस अलग थी। क्या इंडियन सर्कमस्टांसेस ये कह रहे हैं कि इंडिया स्टेबिलिटी में पार्टीशन को फेस कर रहा है, और जो इंडिया का बचा हुआ पार्ट इंडिया को जो मिल रहा है, या इवन हम लोग पाकिस्तान की बात कर लेना, उनके पास भी जो पार्ट है, खैर इंडिया की ऐसी अप्रोच नहीं थी कि पाकिस्तान को तोड़े, लेकिन पाकिस्तान की अप्रोच थी इंडिया को तोड़े। तो जो बचा हुआ इंडिया का पार्ट है उसको कंसोलिडेट करना है, इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे में अगर हम लोग जो है एक बिना किसी प्रोविजन के साथ, जो कि देश आजाद हो रहा है बिना किसी रूल्स के, मान लीजिए 19 तक हमारे पास ऑप्शन ये हो सकता है, सुभाष चंद्र बोस ये कहते थे कि भाई देश जब आजाद हो जाए और लगभग 15-16 साल बाद जब लोग डेमोक्रेटिक टूल से बहुत अच्छे से अवेयर हो जाए, क्योंकि सीधी सी बात है कि ब्रिटिशर्स ने हमको जो वोटिंग राइट दिया था, आप लोग इतने देखते चले आ रहे हैं 1909 से लेके 1935 तक आपने देखा, ये यूनिवर्सल वोटिंग राइट नहीं थी। नेहरू कमेटी ने भी यूनिवर्सल या वयस्क मताधिकार की बात की थी। वयस्क मताधिकार जिसमें सभी लोग वोट दे सकते हैं, एक सर्टेन एज के बाद सभी लोग वोट दे सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का मानना ये था कि भाई अभी जो है संविधान जैसी चीजों में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि देश आजाद होना बहुत जरूरी है, और आजाद होने के बाद जो ग्रॉस रूट लेवल की जो पॉपुलेशन है, जो अभी तक वोटिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई है, जब तक वो डेमोक्रेटिक टूल से अवेयर नहीं होगी तब तक संविधान नहीं देना चाहिए। तब तक हम लोग क्या करें, संविधान आराम से बनाए, जल्दबाजी में संविधान ना बनाए, और साथ ही साथ हम एक काम ये भी कर सकते हैं, तब तक जो है डेमोक्रेटिक टूल से सबको अवेयर कर देंगे। 1935 के एक्ट से लोगों को चला लेंगे। 1935 के एक्ट में हम लोग अमेंडमेंट कर सकते थे। आप देखिए चीजें हैं, 1947 में आपको साफ साफ बोला गया था कि आप 1947 के एक्ट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, 1935 के एक्ट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। वहां पे यूनिवर्सल वोटिंग राइट देके आप अमेंडमेंट कर सकते थे और आराम से संविधान सभा बनने देते, जल्दबाजी में संविधान सभा नहीं बनने देते। ठीक, तो ये चीज जो है आरोप लगते हैं भारत के ऊपर या भारतीय संविधान सभा के ऊपर, ऐसे आरोप लगते हैं। एक ये ओपिनियन, ये सही ओपिनियन नहीं, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है
कि भारत जो है एक लंबे समय से जो है गुलामी से चलता चला आ रहा था, और इस बात की क्या गारंटी कि 15 ईयर तक जो यहाँ पे गवर्नमेंट चलेगी वो कहीं डेस्पोटिक गवर्नमेंट ना हो जाए, निरंकुश सरकार ना बन जाए, उसको कंट्रोल करना आसान, कंट्रोल करने के लिए प्रोविजन तो होना चाहिए, और क्या पता कि वो डेस्पोटिक गवर्नमेंट जो है अपने हिसाब से संविधान बनवा ले। ठीक है, तो यही इसका जो है आपके पास जो है उत्तर भी है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? किसी को कोई डाउट? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर ये जरूर आप लोग अच्छे से जानते हैं कि उसमें जो है प्रोविंशियल के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से आते थे, है ना, और जो प्रिंसिपल स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव तो नॉमिनेटेड, तो इसी चीज को लेकर आरोप लगता है कि भाई ये नॉमिनेटेड कैंडिडेट कैसे डिसाइड करेंगे लोकतंत्र क्या होगा, जो खुद राजतंत्र में जीने वाले लोग हैं वो लोग कैसे डिसाइड। तो बोला जाता है कि देखिए अलग तरीके के ओपिनियन, आपने दोनों ओपिनियन समझ लिए। आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट? ग्रेगरी ऑस्टिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बहुत बड़े जो है, देखिए संविधानविद भी होते हैं, जैसे हम लोग मतलब जैसे कि थिंकर्स जैसे होते हैं, उसी तरीके से ग्रेगरी ऑस्टिन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर स्टडी करने वाले, बहुत रिसर्च करने वाले थिंकर रहे। उन्होंने बोला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस, संविधान सभा वास्तव में कांग्रेस थी और कांग्रेस वास्तव में हिंदुस्तान था। इन्होंने संविधान सभा के ऊपर रिसर्च भी करी है। जनरल ऑस्टिन के बहुत सारे कमेंट्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को लेके। उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऊपर भी एक कमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज द कांग्रेस, संविधान सभा वास्तव में कांग्रेस थी और कांग्रेस वास्तव में भारत। ऐसा वो अपने स्टेटमेंट दे रहे हैं, अपनी उनकी एक अप्रोच। ठीक, और सीधी सी बात भी है, अभी हम लोग देखेंगे कि मेजोरिटी में हमको यहाँ पे कांग्रेस मैन दिखाई देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आपको एक अनोखी चीज दिखाई देगी, कांग्रेस मैन है। मैं आपको बताऊं, गांधी जी की नीतियों से जो है बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे कि चौरी चौरा कांड के बाद आपने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया, सिविल डिसोबीडियंस भी जो है आपने जो है इरविन पैक्ट के समय वापस ले लिया। आप लोगों को याद आ रहा होगा, मैंने आपको जो है बैकग्राउंड में बताया अभी तक। तो इसी तरीके से कांग्रेस के अंदर एक प्रेशर ग्रुप खड़ा हुआ, जेपी लोहिया, उषा मेहता, जिनके ऊपर भी एक मूवी आई है ए वतन मेरे वतन, इन सब ने जो है कांग्रेस की नीतियों में चेंजेस करने की बात की, लेकिन कांग्रेस का विरोध करने की बात नहीं की। संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग भी थे, और ये अभी हम लोग सबसे लास्ट में पढ़ेंगे। मैं आपको इस समय बता दे रहा हूँ, इस संविधान बनाते समय बहुत तरीके के चैलेंजेस थे। डाइवर्सिटी थी, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इंडिया में है, कल्चरल डाइवर्सिटी इंडिया में है, ठीक है, और कास्ट की डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी है, तमाम तरीके की विविधताएं हैं, और आइडिकल डाइवर्सिटी भी है। सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है, गांधीयन आइडियोलॉजी है, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। सोशलिस्ट मतलब जो होता है समाजवादी विचारधारा, ठीक, मार्क्सवादी विचारधारा, वामपंथी विचारधारा भी है, गांधी विचारधारा भी है, गांधी जी की विचारधारा के हिसाब से भी संविधान होना चाहिए, और तो और जो है कैपिटलिस्ट पूंजीवादी विचारधारा भी है। तो तमाम तरीके की विचारधारा, हर तरीके की विचार के लोग जो है संविधान सभा में मौजूद हैं, जबकि सबके सब ग्रेनुअल ऑस्टिन क्या बोले, सबके सब कांग्रेसी हैं। फिगर्स तो यही बताते हैं कि सबके सब कांग्रेसी हैं, लेकिन अलग अलग तरीके की आइडियोलॉजी है। उन सभी आइडियोलॉजी को लेते हुए माइनॉरिटी की आइडियोलॉजी, कि भाई देखिए आपको याद होगा कि माउंटबेटन प्लान में क्या बोला, मुस्लिम मेजोरिटी पाकिस्तान, हिंदू मेजोरिटी हिंदुस्तान, प्रोविंसेस के लेवल पे, और जो आपकी प्रिंसिपल स्टेट है वो दोनों में से किसी एक में भी जा सकती है, चाहे तो फ्री स्टेट बन जाए। तो अगर आप यूनाइटेड प्रोविंसेस को देखते हैं, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी तो ये यूपी बन गया, हिंदुस्तान में रह गया। तो यहाँ पे जो लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे उनका क्या, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए। यहाँ के यूपी के जो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में शामिल हो गए। इसी तरीके से जो बिहार के जो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे, जीते हुए लोग थे, आपको याद है ना कि 73 सीटें जो मुस्लिम लीग ने भी जीती थी, तो वो इंडियन असेंबली में शामिल हो गए बाद में। अब सीधी सी बात है, जब वो शामिल हो गए तो उनके अंदर एक डर है ना, भारत का विभाजन भी हो रहा है, इंडिया का पार्टीशन भी हो रहा है, उनके ऊपर एक डर है कि भाई क्योंकि हम जा भी नहीं पाए उधर और हमने विरोध भी किया, तो क्या भारत की संविधान सभा या इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है कहीं ऐसा तो नहीं उसके अंदर मेजोरिटी, जिसे क्या कहते हैं मेजोरिटेरिज्म, या जिसे कहते हैं कि हिंदी में एक वर्ड मुझे याद नहीं आ रहा, क्या कहते हैं उसे, अरे हिंदी में एक बहुत प्यारा वर्ड है, क्या, ठीक है, मतलब कुल मिला के जो मेजोरिटी है उसके हिसाब से तो नहीं चलेगी, हमारे कुछ राइट्स भी होंगे कि नहीं होंगे, तो माइनॉरिटी के राइट्स भी आप देखेंगे, फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी को राइट्स भी दिए जाते हैं। तो तमाम तरीके की आइडियोलॉजी जो है यहाँ पे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूं ही नहीं बन गया, इसके सामने बहुत तरीके के चैलेंजेस भी, उन चैलेंजेस को भी हम डिस्कस करेंगे।
तो ओवरऑल बस यही है कि भाई तिलक ने सबसे पहले बात की थी, गांधी जी ने बात की, पंडित मोतीलाल नेहरू ने बात करी, एम एन रॉय ने की थी और जवाहरलाल नेहरू ने बात करी, और ये बहुत पॉपुलराइज हुई है 1939 तक आते थे। और ये क्रोनोलॉजी आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर? आगे बढ़े। ठीक। अब देखिए, जुलाई 1946 में क्या होता है, कैबिनेट मिशन प्लान के हिसाब से इलेक्शन होते हैं। और इसमें आपको अच्छे से पता है कि प्रोविंशियल लेवल पे जो इलेक्शन होंगे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स होंगे। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली से आएंगे। जो प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनी हुई है उसके जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करके भेजेंगे प्रोविंसेस से। और नॉमिनेटेड कहां से आएंगे, प्रिंसली स्टेट से आएंगे। ये तक मेरे ख्याल से ये सबका यहाँ तक सबको क्लियर होगा। ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो टोटल मेंबर्स होते हैं स्टार्ट में डिसाइड होता है भाई कैबिनेट मिशन ने जिस तरीके से इन सबको जोड़ा घटाया, काउंट किया कितने रिप्रेजेंटेटिव आ सकते हैं हर स्टेट से मिला मिलो के, तो पता चला 389 मैक्सिमम मेंबर बन रहे हैं। जिसमें से 292 जो है वो 11 प्रोविंसेस से होंगे और 4 जो होंगे वो ब्रिटिश, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा, कमिश्नर एरियाज, जिसको मैंने बताया था, बलूचिस्तान हो गया, कुर्ग हो गया। याद आ रहा है सभी को? लास्ट वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, दिल्ली हो गया, कमिश्नर एरियाज याद आ रहे हैं, ये 4 वहां से होंगे। ठीक। हालांकि आपको अच्छे से याद होगा कि इसमें भी गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरी की तरह हुआ करते थे, इसमें भी गवर्नमेंट किसकी चलती थी, ब्रिटिश की चलती थी। तो इसको हम लोग कंपोजली क्या बोल सकते हैं, 292 प्लस 4 बोले या 296। कभी क्वेश्चन में 296 पे आपको टिक मारना पड़ेगा, कभी हो सकता है क्वेश्चन में 296 ऑप्शन में ना हो तो वहां पे आपको 292 पे टिक मारना, क्योंकि प्रोविंसेस तो 11 थे। ठीक है, तो 296 प्रोविंसेस में आएंगे। ठीक। और अगर हम प्रोविंसेस की बात भी करते हैं तो हर टाइप का रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश की है। देखिए क्या, जनरल लोग जो होंगे वो 213 होंगे, इसमें मुस्लिम भी, इसमें हिंदू भी हो सकते हैं। मतलब ये क्या क्या है, ये सीट रिजर्व 79 सीट्स किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। ठीक है। और 4 सीटें जो है वो सिख के लिए कर दी गई हैं। लेकिन ये 213 है, इसमें मुस्लिम भी हो सकते हैं किसी सीट पे, इसमें जो है आपके सिख भी हो सकते हैं, इसमें किसी भी कम्युनिटी के लोग हो सकते हैं। तो प्रांतों से या प्रोविंसेस से जो टोटल 296 सीटें हैं, यहां तक सबको क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? ठीक। 389 में 292 सीटें 11 प्रोविंसेस थे और 4 सीटें जो है आपके कमिश्नर एरियाज थे। इनको कंपोजिटली 296 में कंसीडर किया जा रहा है। और 296 में से जो है 213 सीटें जो है वो रिजर्व कैटेगरी की नहीं, इनमें कोई भी इलेक्शन, इनमें किसी भी तरीके का व्यक्ति नॉमिनेट हो सकता है। ठीक। और मुस्लिम्स के लिए 79 सीट रिजर्व कर दी गई है। ये सब बात चल रही है कब, जब तक मुस्लिम लीग ने अभी संविधान सभा छोड़ी नहीं, उसके पहले की बात चल रही है ना। सिख के लिए 4 थे केवल पंजाब से। यहां तक सबको क्लियर हो गया? देखिए, यूनाइटेड प्रोविंसेस जहां हम लोग यूपी में रहते हैं, सबसे ज्यादा 55 मेंबर यहां से आए। इन 55 मेंबर्स में से कुछ सीटें जो होंगी मुस्लिम्स के लिए रिजर्व होंगी। ठीक। सेकेंडली सबसे ज्यादा मद्रास से 49 आए थे, फिगर्स याद रखिएगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस से सबसे ज्यादा 55 आए थे, मद्रास से 49 आए थे और बिहार से 36 आए। यहां तक सबको क्लियर? प्रिंसली स्टेट की बात करते हैं तो मैसूर के लिए 7 रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन था और त्रावणकोर के लिए 6 रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविजन था। सबसे ज्यादा मैसूर से और त्रावणकोर से 6। ठीक। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा? किसी को कोई डाउट? ठीक। कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस ने ये जो टोटल 296 सीटें हैं, है ना, इसमें से 210 सीटों पे अपने कैंडिडेट खड़े किए। ठीक। और जिसमें कांग्रेस ने 199 सीटें जीत ली। 9 सीटें ऐसी थी जहां पे कांग्रेस ने सपोर्ट किया था। जैसे मान लीजिए कि कोई, फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए लखनऊ, इस समय इलेक्शन चल रहा है, लखनऊ में कांग्रेस और जो है सपा का अलायंस चल रहा है। यूपी में कांग्रेस और सपा का मेनली अलायंस है ना, इंडियन अलायंस में कांग्रेस और सपा की सीटें यहाँ पे। ठीक है। तो कानपुर में जैसे मान लीजिए कोई एक कांग्रेस का कैंडिडेट लड़ रहा है तो क्या होगा, समाजवादी पार्टी उसको सपोर्ट करेगी। उसी तरीके से लखनऊ में अगर समाजवादी पार्टी के लिए सीट रिजर्व है तो वहां पे कांग्रेस सपोर्ट करेगी। तो 9 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस के सपोर्ट से जीती गई थी, मतलब कांग्रेस के कैंडिडेट नहीं थे लेकिन कांग्रेस के अलायंस के सपोर्ट सीटें थी, तो 9 सीटें होगी। तो हो सकता है कभी फिगर में ऐसा हो कि भाई कांग्रेस ने कितने कैंडिडेट खड़े करे, तो 210 कैंडिडेट खड़े किए। ठीक। और इसमें से कांग्रेस कितनी सीटों में जीती, तो 99 सीट्स में जीती। कांग्रेस की मेजोरिटी कितनी सीटों में थी, तो वो 208 सीटों में कांग्रेस की मेजोरिटी थी, जिसमें 99 प्लस 9 हो जाएगा, 199 प्लस 9। ये भी कांग्रेस के सपोर्टर थे ना, इसीलिए जो है 208। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया?
मुस्लिम लीग की बात करते हैं तो लीग जो प्रोविंसेस की 296 सीटें हैं उनमें से लीग सिर्फ 73 सीटें जीत पा रही है और 73 जो है वो 25% से भी कम है। तो लीग ने तुरंत ही यहां पे क्या कर दिया था, डायरेक्ट एक्शन डे, याद आया आपको? डायरेक्ट एक्शन डे लीग ने यहां पे तुरंत घोषित कर दिया कि भैया हम संविधान सभा में नहीं जाएंगे, सीधी सी बात। ठीक, हम अपनी अलग संविधान सभा बनाएंगे। क्या यहां तक सबको क्लियर? ठीक, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कांग्रेस का आपको पता चल गया 208 सीटें कांग्रेस और कांग्रेस के सपोर्टर्स की हैं, लीग की 73 सीटें। रेस्ट 1 सीट जो है यूनियनिस्ट पार्टी, एक छोटी सी पार्टी यूनियनिस्ट पार्टी इसकी थी। एक सीट जो है यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी की थी। ठीक, एक सीट जो है यूनियनिस्ट सोशलिस्ट यूनियनिस्ट शेड्यूल्ड कास्ट की थी। एक सीट जो थी कृषक प्रजा पार्टी की थी और एक सीट जो है शेड्यूल्ड कास्ट एसोसिएशन की थी और एक सीट जो है सिख की थी, नॉन कांग्रेसी सिख। ठीक, और एक जो थी कम्युनिस्ट पार्टी की थी और 8 इंडिपेंडेंट लोग थे। तो अगर आप देखें टोटल कितना हुआ, 7, और ये कितना हो गया +8, कितना हुआ 15। ठीक, तो 208 कांग्रेस और +15 अदर पार्टीज +73 किसका हो गया, मुस्लिम लीग का हो गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया? और जो ग्रेनविल ऑस्टिन बोल रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लीग ने तो सीधे सीधे मना कर दिया, भाई हम शामिल नहीं होंगे। 208 मेंबर ये प्लस जो है 3 मेंबर और ऐड हुए। ठीक है, लगभग 211 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया। प्रिंसली स्टेट के लोगों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हैदराबाद ने तो अपना कोई भी नॉमिनेशन ही नहीं भेजा। हैदराबाद was the princely state whose representative did not attend the constituent assembly। उसने कोई भी अपना नॉमिनेशन भेजा नहीं। क्यों? हैदराबाद ने ये मान लिया कि भैया ऐसा है, जो माउंटबेटन प्लान आ गया था हैदराबाद। देखिए हो क्या रहा है, 19 जुलाई 1946 में इलेक्शन हो रहा है। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? और 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान आ रहा है। इसी में रेड क्लिफ की भी जो है रिकमेंडेशन आती है और इस माउंटबेटन प्लान के बाद ही जो है आपका जो है जुलाई 1947 में जो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आता है। उसने प्रिंसली स्टेट को क्लियर कर दिया था कि भाई आप चाहे तो ज्वाइन करें चाहे तो ना ज्वाइन करें। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट जो थे वो जुलाई 1947 तक वेट कर रहे थे कि भाई ये तो ठीक है, संविधान सभा बन रही, देश आजाद होने जा रहा है, तो हमारे लिए क्या प्रोविजन है। और बैकडोर पे इन सबको यही बता रखा था कि आप अभी तुरंत पार्टिसिपेट मत करिए। तो जुलाई 1947 के बाद हैदराबाद अपना डिसीजन ले लिया कि भाई हम संविधान सभा में जाएंगे, हमारा एक अलग देश हो। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? सभी को ये चीज क्लियर हो रही है? तो ये जो आपका इनिशियली जो आपकी संविधान सभा की 9 नवंबर 1946 की जो बैठक होती है उसमें इनिशियली 211 लोग होते हैं। धीरे धीरे जो है आपको पता चल जाता है कि प्रिंसली स्टेट रेड क्लिफ कमीशन बनता है। रेड क्लिफ कमीशन बताता है कि भाई बॉर्डरिंग एरियाज में जो है, और आपने देखा कि बहुत बड़ा इंडिया है, छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स यहाँ पे है, लैंड लॉक कंट्री बन जाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जो क्या कर रहे होते हैं कि प्रिंस स्टेट्स का मर्जर करा रहे होते हैं। तो बहुत से प्रिंसली स्टेट्स का मर्जर हो जाता है और धीरे धीरे उनके मेंबर भी इसमें पार्टिसिपेट करने लगते हैं। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? ठीक है, तो इंडिया के डिवेट मतलब आप समझिए 15 अगस्त 1947 के बाद, ठीक है, तो कुछ और भी रिप्रेजेंटेटिव बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बढ़ के कितना हो जाता है 299, जिसमें से 229 जो होते हैं वो प्रोविंसेस से होते हैं और 70 जो होते हैं रियासतों से। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने संविधान पूरा बनाया, ठीक है, वो 211 की जर्नी से लेके 229 प्रोविंसेस से और 70 प्रिंसली स्टेट्स जहां तक की जर्नी करती है, क्योंकि बीच में पार्टीशन भी साथ में हो रहा है, इसलिए मैंने आपको वो सब पहले पढ़ा है। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इंडियन प्रोविंसेस की बात करते हैं तो ब्रिटिशर्स ने, मैंने आपको पहले बताया था, इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा था। मद्रास बॉम्बे कैटेगरी 1 में, यूनाइटेड प्रोविंसेस यूपी बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस उड़ीसा, मेजॉरिटी ऑफ हिंदू यहाँ पे हुआ करते थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस हो गया, पंजाब हो गया, सिंध हो गया, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हुआ करते थे। असम और बंगाल का आपको क्लियर है कि यहाँ पे थोड़ा सा फिगर्स को लेके क्लियरिटी नहीं थी, लेकिन हाँ मुस्लिम्स जो है वो ज्यादा थे। ये आपको याद आता होगा, मैं पिछली भी क्लास में आपको बता चुका।
आई होप यहां तक सबको क्लियर होगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। देखिए फिगर्स याद करना बहुत टफ हो जाता है, लेकिन अगर फिगर्स को बहुत ही स्पेसिफिकली क्लियर कर दिया गया हो तो बच्चों को दिक्कत नहीं होती। मुझे लगता है यहां तक सबको क्लियर है। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताए। आपको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ताकि दिक्कत ना हो। ठीक है, ये एक अच्छा डेटा है यूनाइटेड प्रोविंसेस वाला और ये त्रावणकोर वाला, ये याद रखिए। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फिर से हम थोड़ा रिवीजन करके देख लेते हैं भाई। कितने मेंबर थे? 389 मेंबर्स थे। ठीक, जिसमें प्रांतों से कितने आने? ब्रिटिश प्रांतों से 292, और कमिश्नर एरिया से कितने हो जाने? 4। तो यही 292 प्लस 4 मिलके कितना हो जाता है? 296। ठीक, और 93 आपके प्रिंसली स्टेट्स। ठीक, इसमें रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट क्लास का भी है। विमेन्स के लिए 15 सीटें रिजर्व की जाती है, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 26 सीटें रिजर्व की जाती है, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए भी 33 सीटें रिजर्व हो जाती। आपको अच्छे से याद आ रहा होगा 1935 के एक्ट में सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम इन लोगों के लिए भी लाया गया था। याद आ रहा है आपको? ऑल्दो गांधी और अंबेडकर जी ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन सीटें रिजर्व थी। तो जब सीटें रिजर्व है तो फिर उनका रिप्रेजेंटेशन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी जाएगा। तो विमेन्स की कितनी सीटें? 15, शेड्यूल्ड कास्ट की कितनी? 26, शेड्यूल्ड ट्राइब की कितनी? 33। यहाँ तक सबको क्लियर? और ये अच्छी भी चीज है। जब हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट ने भी बहुत सारे जो है मूवमेंट चलाए अंग्रेजों के खिलाफ, विमेन्स ने अलग मूवमेंट चलाए अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक है, और बहुत से वेरियस मूवमेंट्स में विमेन्स ने पार्टिसिपेट भी किया। शेड्यूल ट्राइब में अगर हम लोग बात करते हैं, बिरसा मुंडा बहुत फेमस है, आप लोग जानते होंगे। शेड्यूल कास्ट में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, ज्योतिबा फूले वगैरह है। ये लड़ाई इसी बात की थी कि भैया अगर संविधान बन जाता है और वहां पे इन सब चीजों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यही तो बोल रहे थे आरटीसी में कि आखिर देश की आजादी या आखिर देश की जो भावी नीति बनने चाह रही है, अगर उनमें इन सबका रिप्रेजेंटेशन नहीं तो एक्चुअली में सभी पॉपुलेशन को साथ साथ नहीं देखा जा रहा। घोड़ा और गधा तालाब में लुढ़ सकता है लेकिन एक दलित पानी नहीं पी सकता है, ये उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो यहाँ पे देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इतने सारे रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं। सीधी सी बात है कि जब इतने सारे रिप्रेजेंटेशन दिख रहे हैं, इतनी सारी आइडियोलॉजी दिख रही है, तो वो चैलेंज तो बनेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कम्युनिटी की बात आपको अच्छे से याद है। जनरल के लिए 213, जनरल मतलब कोई रिजर्व नहीं है। मुस्लिम्स के लिए 79, सिख के लिए 4। ठीक, इसी 213 में से जो है 15 वुमेन्स के लिए हो जाएंगी, यहाँ शेड्यूल कास्ट की 26 हो जाएंगी, शेड्यूल ट्राइब की भी 13 हो जाएगी इसी 230 से। ठीक है, ये क्योंकि रिलीजियस नहीं, विमेन हिंदू भी हो सकती, मुसलमान भी हो सकती। शेड्यूल कास्ट जो है देखिए बहुत से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो मुस्लिम्स में भी आते हैं, शेड्यूल ट्राइब भी, ट्राइबल एरिया में भी मुस्लिम्स आते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आते हैं। हमारे एरिया में नहीं है, इसलिए हम लोग को ऐसा लगता है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो? कम्युनिटी के बिहाफ पे 230 जनरल के लिए और 79 मुस्लिम्स के लिए, सिख के लिए 4। ठीक, अगर हम लोग बात करते हैं क्लास के हिसाब से तो वो इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन। कांग्रेस 208, आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कांग्रेस 208 कैसे है। 199 प्लस 9 सीटों के हिसाब से कांग्रेस 208 है, मुस्लिम लीग की 73 है, इंडिपेंडेंट 8 है, और वही 7 एक यूनियनिस्ट पार्टी से, एक इससे, एक उससे, एक उससे, वो सब स्मॉल ग्रुप्स। तक सबको क्लियर? ठीक, एंग्लो इंडियन का भी प्रोविजन था। फ्रैंक एंथनी, ये एक एंग्लो इंडियन थे, वो भी इसमें थे इन्हीं 213 में से। पीएच मोदी, ठीक, ये पारसी कम्युनिटी की थी, हर कड़ी को इसमें लिया गया। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है? क्योंकि देखिए एंग्लो इंडियन को हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में लिया है, और मैं आपको बताऊं कि 26 नवंबर 1949, ठीक है, जब हम लोग जो है संविधान को अपनाते हैं, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को जब हम लोग अपनाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खत्म कर देते हैं, और उसी टाइम पीरियड से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसका काम करने लगती है? एंतरिम एंतरिम पार्लियामेंट की तरीके काम करने लगती है। तरीके की लोकसभा राज्यसभा दोनों का काम कर रही होती है। एंतरिम पार्लियामेंट में चूंकि एक एंग्लो इंडियन है, इसलिए हमारे लोकसभा में एंग्लो इंडियन का प्रोविजन था, जो कि खत्म कर दिया गया बाद में, हम लोग आगे बताएंगे। ठीक है, भीमराव अम्बेडकर जो है, भीमराव अम्बेडकर बहुत स्पेशल सीट है। जरा देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सबसे पहले इलेक्ट होके आए थे, कहां से? फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट होके आए थे ईस्ट बंगाल से 1946 के इलेक्शन में। ठीक है, वही जो अभी आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन हो रहा है उससे इलेक्ट होके आए थे। लेकिन चूंकि ईस्ट बंगाल, आपको अच्छे से पता है कि जून प्लान या माउंटबेटन प्लान 1947 से जो है ये कहां चला जाता है, आपको अच्छे से याद आ रहा होगा कि पार्टीशन हो जाता है, तो ईस्ट बंगाल चला जाता है, बांग्लादेश जिसे हम लोग बोलते हैं ईस्टर्न पाकिस्तान में चला जाता है।
अब चूंकि जिस एरिया से आप इलेक्ट होके आए वो एरिया आपके लिए है ही नहीं, किसी दूसरे देश में जा चुका है, तो फिर आप मेंबर नहीं बचे। तो ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिए गांधी जी बोलते हैं कि अंबेडकर जी का होना बहुत जरूरी है संविधान में। ऐसे में पूना सीट जो होती है मुंबई प्रेसिडेंसी से, जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर एम आर जैकर होते हैं, वो रिजाइन दे देते हैं, एम आर जैकर जो है त्यागपत्र दे देते हैं। उसके बाद पूना सीट से जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इलेक्ट होकर आते हैं। तो ये याद रखिएगा कि पहले वो इलेक्ट होते हैं ईस्ट बंगाल से, और फिर जो दोबारा इलेक्ट होकर आते हैं वो पूना सीट से, पार्टीशन के बाद। ठीक, यहां तक सबको क्लियर हो जाएगा। इसके लिए एक बाई इलेक्शन होता है, उपचुनाव का प्रोविजन था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। यहां तक सबको क्लियर। गांधी जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं है, मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं है, जेपी मेंबर नहीं है, लोहिया मेंबर नहीं है। ठीक, इसीलिए जेपी शायद होते तो जेपी ने शायद ध्यान दिया होता, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याग्र, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। असल में जेपी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के, ठीक, नेहरू भी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, लेकिन जेपी जो है वो नेहरू को प्रो कैपिटलिस्ट मानते हैं, क्योंकि नेहरू जी हैवी इंडस्ट्री को बहुत फोकस करते थे। नेहरू जी जो है कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, टोटली अगेंस्ट नहीं थे उसके। मतलब वो दोनों तरफ थे, सोशलिस्ट के भी तरफ थे, कैपिटलिस्ट की तरफ थे। वो उनका मानना था जिससे जहां ज्यादा मिल जाए वो ले लो और भारत के लिए जो है बेच लो। जेपी इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं जाते, इलेक्ट ही नहीं होते, वो इलेक्शन ही नहीं लड़ते, तो कहां से होंगे, ना कोशिश करते। ठीक, तो कुछ लीडर्स हैं जैसे गांधी जी हैं, जेपी हैं, लोहिया हैं, ये सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर हैं। ठीक, आगे बढ़े। हम लोग हिस्ट्री जब पढ़ेंगे तब वहां देखेंगे जेपी का ओपिनियन क्या था। ठीक है, आगे बढ़े। किसी किसी को कोई डाउट अभी तक? चलिए, ठीक। तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है मुस्लिम लीग की डिमांड पे, अलग मुस्लिम लीग डिमांड करती भैया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। लीग ने डिसाइड कर लिया, वो असेंबली अलग हो जाती है। ठीक, 9 दिसंबर 1946 को जो है आ, हमारी जो है पहली संविधान सभा की बैठक होती है। ठीक, और ये जो संविधान सभा की बैठक होती है इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं उस समय? 211। और अभी मैंने आपको बताया था कि विभाजन के बाद कितने हो जाते हैं, देखिए 299। ठीक है, पार्टीशन के बाद 299 हो जाते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव भी यहाँ पे आते हैं, और वो एरिया जो पाकिस्तान में नहीं जा पाए, जैसे यूनाइटेड प्रोविंसेस है, सेंट्रल प्रोविंसेस है, यहाँ के जो मुस्लिम लीग के रिप्रेजेंटेटिव थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट। ठीक है, ओके। तो देखिए 6 दिसंबर 1946 को, 6 बोल रहा हूँ, 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल इसे बोला जाता है, आजकल इसको सेंट्रल हॉल बोला जाता है। जो हमारी पुरानी संसद थी, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के पहले जो पुरानी संसद थी, उसका जो सेंट्रल हॉल था, वहीं पे जो है पहली मीटिंग हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे, इसके सबसे ज्यादा उम्र दराज के मेंबर थे। और वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को उनको जो है अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ठीक, और वो जो है उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन जिसे बोलते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन जो है फ्रैंक एंथोनी को ही जो है 9 दिसंबर 1946 को नॉमिनेट करते हैं। ये डेप्यूटी चेयरमैन जो है नॉमिनेट हुआ होता है किसके द्वारा? टेम्परेरी प्रेसिडेंट सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, और उसके बाद जो है एससी मुखर्जी जो है डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी प्रेसिडेंट बन जाते हैं हमेशा के लिए, परमानेंट। ये नॉमिनेटेड मेंबर थे, जिसने नॉमिनेट किया वो खुद हट जाएगा 11 दिसंबर को। ठीक है, तो हमारे लिए जो एक डेटा है वो एससी मुखर्जी जो है वो डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी प्रेसिडेंट है, और लंबे समय तक उपसभापति, उपाध्यक्ष जिसे बोलते हैं हिंदी, उपसभापति, डेप्यूटी चेयरमैन और डेप्यूटी प्रेसिडेंट दो अलग पोस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हिंदी में उपाध्यक्ष। ठीक है, और इसको हिंदी में बोलते हैं उपसभापति। ठीक, तो आगे सारा काम उपाध्यक्ष ही कर रहे होते हैं और प्रेसिडेंट कर रहे होते हैं। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र बाबू, ये जो है नो चेंजर वाले लॉबी के हैं गांधी जी के। सभी को याद आ रहा है नो चेंजर? 1920 में जो गांधी जी की नीतियों के समक्ष में थे, साथ चल रहे थे। बोरिंग तो नहीं लग रहा भाई? आप बताइए, वरना मैं आपको ये पीडीएफ शेयर कर लूं, खुद ही पढ़ लीजिएगा।
कोई उधर से जवाब ही नहीं आ रहा है। आवाज आ रही है सभी को मेरी? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है सभी को? क्या बात है भाई? कनेक्शन मिस तो नहीं हो गया? क्या सभी को मेरी वॉइस आ रही है?